हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर समाप्त होगा। इस लेक्चर में सिर्फ हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण। आज इस पूरे लेक्चर में इतनी टॉपिक की हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उसके बारे में बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आखिरकार होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए हमने अभी तक पढ़ा आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, एक ऐसा ही निकाय है जिसमें न्यूनतम दूरी पर धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश उपस्थित रहते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा निकाय लिया, हमने बोला अरे हमेशा धन आवेश अलग रह रहा है और ऋण आवेश अलग रह रहा है। आपके जैसा एक सनकी विद्यार्थी आया और बोला रुको 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 रुको, धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग रहता है। अब देखो मैं एक नया चीज उत्पन्न करूंगा जिसे लोग अब पढ़ने में परेशानी होगी। तो उसने किया, एक ऐसा समझिए संरचना लिया और ये छोटी सी न्यूनतम दूरी लाई और एक धन आवेश को लाया यहाँ पर रख दिया और एक ऋण आवेश को लाया यहाँ पर रख दिया और उससे उसने एक निकाय बना दिया। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश और यहाँ पे क्या है, धन आवेश। इसको आप समझ सकते हैं, ये ब्लैक ढक्कन ऋण आवेश और ये व्हाइट वाला धन आवेश। तो ये निकाय बन गया और इसी निकाय को उसने नाम दे दिया वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कि निकाय है। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह निकाय जिसमें धनात्मक, वह निकाय जिसमें बराबर, देखिए आवेश जो रहेंगे बराबर रहेंगे, वह निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश। उसने क्या किया, एक जगह यहाँ पर क्यू लाया तो यहाँ पर माइनस क्यू लाया तो यहाँ पर भी क्यू लाया, बराबर लाया, लेकिन आवेश कैसा था, विपरीत था। तो वह निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी कितनी थी, न्यूनतम, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या बोल देंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लीजिए मैंने डिफिनीशन भी साथ साथ लिख दी। अब फिगर समझना इसका बहुत जरूरी है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि उसके फिगर में जो माइनस रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक निकाय है। ये क्या है बच्चा, एक निकाय है, ये बनाया है, ये निकाय है। तो इसने जो निकाय बनाया था उस व्यक्ति ने इसका एक नियम रख दिया कि इस निकाय में जो ये आवेश रहेगा ऋणात्मक वाला वो बाएं साइड रहेगा और धनात्मक वाला दाएं साइड रहेगा। और ये दूरी क्या है, ये दूरी बहुत न्यूनतम है। ये दूरी क्या है, बहुत न्यूनतम है। ये हम आपको बताने के लिए इतना बड़ा बना दे रहे हैं, इसको बड़ा मत समझिएगा। और दूरी कैसे लेते हैं, हमेशा बीच से, तो ये L और ये L, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2L। ठीक है, ये दूरी बहुत कम है, इतनी सी ये दूरी है, लेकिन हम बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा है ये निकाय। इसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। चलिए अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो समझ में आ गया कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब उन्होंने बताया कि इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण भी होता है। वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी होता है। तो बस आघूर्ण जोड़ दीजिए इसके आगे। वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, आघूर्ण भी होता है। तो उन्होंने बोला, तो हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, आघूर्ण होता है तो कोई बात नहीं, हम आघूर्ण बता देंगे क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, जो फिगर आप देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए और जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए अब कुछ नहीं, किसी एक आवेश, ये जो देख रहे हैं इसमें से कोई एक आवेश उठा लीजिए और इनकी बीच की दूरी को गुना कर दीजिए, उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला मैंने? किसी एक आवेश को उठा लीजिए, बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए, उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण से दोनों आवेश के बीच की दूरी के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा, परिमाण समझिए, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और याद रखना जाएगा, इसको हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। झटका लगा क्या? ये चीजें आपको थोड़ी सी जाननी होगी, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताऊंगा, अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये था, तो ये मैंने बताया, इसको P से प्रेजेंट करते हैं और ये होता है क्या? तो L दूरी और कोई एक आवेश, तो Q हो गया कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी क्या हो गई? 2L, तो Q इंटू 2L, L प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 2L, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। अब मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। ये निशान आप देख रहे हैं, इस निशान से मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? सदिश राशि। ये पूछता है, सदिश राशि है। पहली चीज, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? सदिश राशि है। अब मैंने बोल दिया भाई कि ये सदिश राशि है, तो कोई बच्चा बोल रहा है अरे सदिश राशि तो ठीक है, तब तुम बता रहे हो कि भाई ये सदिश राशि, तो इसकी दिशा भी तो बताओ, इसकी दिशा भी होती होगी, बिना दिशा के सदिश राशि कैसी हो गई? तो मैंने बोला बात तो ठीक है। अब मैं दिशा खोजने लग गया कि इसकी दिशा किधर से होती है। तो उसकी दिशा किधर से होती है? इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसको पॉइंट बना के लिखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से किस ओर होती है? धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, याद रखना है। और ऋण आवेश कैसा रहेगा? हमेशा लेफ्ट साइड, यानी कि इसकी दिशा कैसी रहेगी? ऋण से धन की ओर। ये दिशा किसकी है? P की है। चलिए अब इसको मैं इरेज करने वाला हूं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए भाई, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये अब वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मैंने बोला कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। सब बोलने लगे हाँ भाई ये बात तो ठीक है, इसमें आवेश है, तो जिस चीज पर आवेश है तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश के पास क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। तो मैंने बोला ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए हमारे सिलेबस में ये सिर्फ दो हैं, एक
वैद्युत द्युति के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा वैद्युत द्युति के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये टॉपिक डालने के बाद से हम क्या डालेंगे, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। तो वैद्युत द्युति के कारण पहला टॉपिक हम डालेंगे इसमें। ठीक है, क्या वैद्युत द्युति के कारण, उसमें कुछ नहीं पढ़ना तो चिंता ना करें, बस उसको डाल के पहला डाल देंगे वैद्युत द्युति। उसमें जो पढ़ना था वही है, वैद्युत द्युति के कारण, वैद्युत द्युति के अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। सिंबल याद करते चले, मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं ये चीज़ें लिखना बंद करूंगा और सिंबल की ज़्यादा यूज करूंगा। तो सबसे पहले अब हेडिंग तो हो गया, हेडिंग तो हो गया। अब हेडिंग के साथ साथ आपको पता भी तो होना चाहिए कौन सी चीज़ें क्या है। तो पहले मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर ध्यान से समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था कि जो ऋणात्मक है, जो ऋणात्मक आवेश है, बाएं साइड बाएं साइड बाएं साइड, तो ये बाएं साइड है तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक आवेश, माइनस क्यू। इधर बनाता हूं, ये हो गया एक आवेश और ये हो जाएगा हमारा यहां पर दूसरा आवेश। तो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। और दूरी हमेशा बीच से नापी जाती है, याद रखेंगे। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी आधी दूरी L, और फिर इधर की आधी दूरी L। आप देखिए, आप अपने जिस भी शहर में रहते होंगे, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, जहाँ भी आप रहते होंगे, इटावा, मुजफ्फर, कहीं भी आप रहते हो, मिर्ज़ापुर, वहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो ऊपर आपके रोड पे लगे होंगे, मिर्ज़ापुर 6 किलोमीटर, इलाहाबाद 7 किलोमीटर, प्रयागराज 8 किलोमीटर, लखनऊ 9 किलोमीटर। तो भाई आप लखनऊ में ही हैं तो लखनऊ 9 किलोमीटर क्यों? तो जो लखनऊ का मध्य बिंदु होता है वहाँ से वो सारी दूरियां नापी गई रहती हैं। ठीक है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो लिखा रहेगा लखनऊ 0 किलोमीटर। कभी मैं वैसी जगह जाऊँगा तो आपको फोटो खींचकर पोस्ट जरूर करूँगा, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए तभी इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हमें क्या निकालना है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। कहाँ पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र? तो अक्षीय स्थिति पर। तो इसकी अक्षीय स्थिति ये होती है, इसे अक्ष बोलते हैं ना। अक्ष क्या बोलते हैं? उसके समांतर कहीं इसके समांतर आगे बढ़े तो उसी को तो हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? तो मैंने मान लिया कि यहां पर क्या है, एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अक्षीय स्थिति उसी को बोलते हैं, अक्ष के समांतर है। अब देखिएगा, प्लस और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र अलग अलग लगता है। प्लस के कारण बाहर की ओर, तो ये हमने इसको 1 दे रहे हैं तो ये लगेगा E1 इधर की ओर। अगर आपको ऐसे इसमें दिखाना चाहूं तो ये E1 लगेगा इधर की ओर, जबकि E2 यानी कि माइनस वाला लगेगा इधर की ओर। माइनस किधर की ओर लगेगा? माइनस इधर की ओर। माइनस अंदर की ओर होता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होता है। कुछ दिशाएं ऐसी होंगी। और मैंने मान लिया कि ये जो आवेश है ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, इनके केंद्र से R दूरी पर है। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें निकालना है जो इनके केंद्र से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। अब बोल रहा है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। पहले तो हमें क्या करना था, आप समझिए ध्यान से, फिगर कंप्लीट हो गया। अगर हमें अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम पहले वैद्युत द्युति बना लिए। अब वैद्युत द्युति के अक्ष पे कोई बिंदु P ले लिए। अब वो बिंदु P कहाँ है? मैंने मान लिया इसके मध्य से R दूरी पर है। अब हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल ली। तो अब यहां पर हमने देखा कि दोनों आवेश के कारण अलग अलग E1 E2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो टोटल वैद्युत क्षेत्र है क्या हो जाएंगे? E1 माइनस E2, बस हो गया।
तो चलिए अब हम पहले इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम E1 निकालते हैं। तो E1 क्या है? धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनात्मक, ये लिख देते हैं प्लस Q के कारण उत्पन्न E यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो E1 उत्पन्न कर रहा है ये, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो Q क्या है यहाँ पे हमारा? Q ही है। Q क्या है? Q ही है। और R स्क्वायर, तो ये दूरी कितनी, जो दूरी होती है उसे R स्क्वायर कहते हैं। क्या इस प्लस Q से बिंदु P की दूरी R है? ना 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 ना, ये R है और ये दूरी L है, ये पूरी R है तो L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार माइनस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2, ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, क्योंकि इसमें साइन तो रखना नहीं, Q बटे R स्क्वायर। इसमें दूरी कितनी है? ये दूरी R है और ये दूरी L है। पूरा टोटल कितना हो गया? R प्लस L। तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस L का स्क्वायर। तो अब ये निकाय है, तो यहाँ पे हमें ये थोड़ी ना बोला था कि धनात्मक और ऋणात्मक कारण वैद्युत क्षेत्र निकालो, बोला था द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के P से डिनोट करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। आप सिंबल से नहीं लिखेंगे के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये E क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। समझिएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे E2 माइनस E1 क्यों नहीं कर सकते? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे E2 माइनस E1 क्यों नहीं कर सकते? हमेशा किसमें से किसको हटाते हैं? छोटे से बड़े को। और यहाँ पर छोटा क्या है? तो छोटा यहाँ पर बड़े से छोटे को हटाते, तो यहाँ पे बड़ा क्या है? E1 है। कैसे E1 बड़ा है? क्योंकि नीचे वाली दूरी जितनी कम होगी ऊपर वाला प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। जैसे आप 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 4/3 करेंगे तो क्या आएगा? कम आएगा। तो ठीक उस प्रकार नीचे वाला जब कम होता है यानी कि E1 अधिक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको आप सॉल्व करिए। अब E1 E2 लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, दोनों में है, तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन। अंदर क्या बचा? 1/R माइनस L का स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस में 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां तक मैं हूं ठीक हूं? यस सर, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये मिलकर बन जाएगा सर वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा हमारा R प्लस L का स्क्वायर माइनस में R माइनस L का स्क्वायर बटे में R प्लस L का स्क्वायर इंटू R माइनस L का स्क्वायर। मैं अगर सही हूं तो जो चीज़ मैंने लिखा है कैसे लिखा? एलसीएम लेकर लिखा। बच्चे कुछ कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने पर 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर।
अब देखिए इससे डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या है साइन माइनस का, और इससे डिवाइड देंगे एलसीएम को तो ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब फिर आप क्या कीजिए, अब इन ब्रैकेट को खोलिए, तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सीन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या इसको भी हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जी सर लिख सकते हैं, इक्वल टू होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको भी कर देते हैं लगे हाथ। अब इसको पहले ओपन कीजिए, तो ए आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगाइए, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, 2rl, ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2rl। अब जैसे ही ब्रैकेट में खोलूंगा, सारे ये माइनस के कारण सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे सर आ जाएगा आपका r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए l r का स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, l का स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, बचा क्या 2rl प्लस 2rl, ये क्या हो जाएगा 4rl, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम ईजी वे से आपको बता रहा हूँ, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2rl 4rl अपॉन में क्या आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक जितनी भी चीजें थी अभी तक आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई बड़ी चीज नहीं थी। E1 E2 जैसे हम वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से निकालते थे वैसे निकाल लिए, फिर E1 माइनस E2 करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र निकालना है, न कि किसी आवेश का। तो हमने क्या किया E1 माइनस E2, और इसको अभी तक हम एलसीएम लेके मैथ के तरीके से सॉल्व कर रहे थे, मैथ के तरीके से सॉल्व कर रहे थे। किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, बायो वाले बच्चे होंगे तो उनको कुछ समस्या आई होगी, और उनको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ का कोई अवकलन समाकलन का कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं लगा है, बस एलसीएम लेके प्लस माइनस किया गया है। अब इसके बाद से आपको एक चीज समझनी होगी कि हमने जब आपको वैद्युत दूरी पढ़ाया था तभी बताया था ये दूरी क्या है, बहुत कम है, बहुत 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 कम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि r, ठीक है, चूंकि r क्या है, चूंकि r बहुत छोटा है, सॉरी l बहुत छोटा है, क्या l इज लेस 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 देन r, इसलिए हम r को वहां से l को वहां से छोड़ देंगे, निग्लिजिबल ले लेंगे। l टेंस टू 0, l टेंस टू बहुत छोटा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0.001 उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हम l को छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे l को छोड़ देंगे। तो अब आपके पास E का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, q बाई 4 पाई, अब q को उधर ही लेके चले जाइए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q4RL अपॉन में L को मैंने बोला छोड़ दीजिए, L को आपने छोड़ दिया, फिर क्या आ गया यहाँ पे L छोड़ देंगे तो R का स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा R के पावर 4, R के पावर 4। अब इस R से ध्यान रखेंगे, नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं 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 नहीं, अभी देखिए अभी 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 गलत हो जाता, अभी गलत हो जाता, अभी 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 गलत हो जाता, क्योंकि देखिए अगर जो ये 0 है, ये क्या है, ये L बहुत छोटा है R से, मतलब टेंस टू 0 है, L टेंस टू 0 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यस सर 0 तो हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए एक चीज़ यहाँ पे अब लगाएंगे हम ट्रिक, हम इस ट्रिक को लगा देंगे, और ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा, इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R अपॉन में R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं भाई, नहीं दे रही हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको देखिए किस रूप में मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ से मैंने 2 को अलग कर दिया, R को अलग कर दिया, और फिर मैंने लिखा 2 इंटू
क्यू इंटू 2l अपॉन में जो सेम चीज़ें थी, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये 2 2 या 4 हो गया, 2 2 या 4 हो गया, और आर क्यू एल, यहाँ पे आर था, एल था और क्यू था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से एल को रिमूव करना होगा, क्योंकि एल अगर बहुत छोटा है तो 0 चीज़ें हो जाएंगी, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं लिख 2r। अब यहाँ पे देखिएगा P इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, Q इंटू 2l। क्या यहाँ पे Q इंटू 2l है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे P, और ये क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अब यहाँ पे वो चीज़ दोहराएंगे कि यहाँ पे जो L क्या है, बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं खींच के लिख दे रहा हूँ कि जो R है ये बहुत बड़ा है किससे, L से। L बहुत छोटा है, तो यहाँ से हम L को छोड़ देंगे, यहाँ से हम L को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चीज़ें क्या आ जाएंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन में r के पावर 4। ये कट के 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तब यहाँ से e इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। कुछ देखिए, भले सॉल्व करने में पहली बार है तो आपको लंबा लगा होगा, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। देखने में बड़ा लग सकता है, देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन सॉल्व करना समझ जाएंगे तो बड़ा नहीं है। सॉल्व करना समझ जाएंगे तो बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा है। क्या करना था, पहले E1 E2 निकालना था, E1 E2 हमने निकाल लिया। E1 E2 निकालने के बाद से क्या करना था, E1 E2 निकालने के बाद से बस यहाँ पे LCM लेके सॉल्व करना था, और यहाँ पे बस एक फॉर्मूले के रूप में उसको बदलना था। फिर L, क्योंकि L बहुत छोटा है R से, तो यहाँ से हम L को छोड़ देंगे, निग्लिजिबल है तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें हम जोड़े घटाएं। अब मान लीजिए 5 में आप 0.00000000007 जोड़ रहे हैं, तो उसको जोड़ने या घटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि R बहुत छोटा है, देखिए यहाँ से एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि R बहुत छोटा है, क्योंकि R बहुत बड़ा है L से, R बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर क्या होगा, और भी ज़्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से। 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 का 0.04 होता है, 0.04 होता है, तो वो और भी छोटा है 0.2 से, तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब बचा इसके निरक्ष का, इसके निरक्षीय क्षेत्रफल, उसी को भी इस प्रकार ही थोड़ा सा ज्ञात करना है। तो आज मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। आज इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, एक बार इसको जरूर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।